हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज एक नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ, जी हाँ, केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के साथ। 12th के सिलेबस में जो फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो है सॉल्यूशन विलियन। क्या पढ़ना है आपको इस चैप्टर में, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री है तो न्यूमेरिकल्स कुछ ज्यादा बनेंगे। जी हाँ, न्यूमेरिकल्स ज्यादा बनते हैं इस चैप्टर से। क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में, तो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ऑल अबाउट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो मेन टर्म होता है कंसंट्रेशन, क्या सांद्रता, कंसंट्रेशन, उसके बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है। जैसे कंसंट्रेशन टर्म पढ़नी है मुझे, क्या क्या होते हैं सांद्रता के पद। फिर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़नी है, किसके अकॉर्डिंग, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। जैसे आप जानते हैं सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और विलायक को मिलाने पर क्या बनता है, विलियन बनता है। तो आप जितना ज्यादा विलेय मिलाते जाओगे कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। तो सेम थिंग है, आपको सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो चेंज करना है, और जब मैं सॉल्यूट के अमाउंट को चेंज करूंगा तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसे बदलेगी, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो बदलती है। मींस इन शॉर्ट मुझे पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ओके, फिर लास्ट में सेकंड हाफ पार्ट जो रहता है उसमें आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ोगे, है ना। विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ोगे, जिसमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाता है कि वेपर प्रेशर कैसे कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है, कैसे बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट, सारी चीजें डिस्कस करेंगे एक तरफ से। इजी चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री में इजी चैप्टर है, आसानी से बनेगा आपसे। बस सारी चीजों को ध्यान में रखें, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है ध्यान से सुने, उसे दिमाग में रखें। इनफैक्ट कॉपी में भी रख सकते हैं आप, कॉपी में रखेंगे ज्यादा फायदे में रहेंगे, दिमाग में रखोगे तो और ज्यादा फायदे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को सिंपल डेफिनेशन के साथ। सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन इज द मिक्सचर। कैसा मिक्सचर, कैसा मिश्रण है, तो सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर। विलयन एक समांगी मिश्रण है। मिश्रण क्या होता है, जब किसी दो प्योर चीजों को या सब्सटेंस को मिलाया जाता है। ओके, इन दोनों प्योर सब्सटेंस को मिला देंगे तो ये मिलने पर क्या बनाएगा, मिक्सचर बनाएगा, है ना। और वो मिक्सचर ही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। बट कैसा मिक्सचर चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर चाहिए। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, तो आपने मिक्सचर के दो टाइप पढ़े होंगे, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जिसको आप नेक्ड आई के थ्रू, नग्न आंखों के द्वारा, है ना, या मैं बोल सकता हूं क्या, खुली आंखों से देखने पर आप उसमें डिफरेंट लेयर को सेपरेट नहीं कर सकते। आपको पूरा सॉल्यूशन कैसा दिखाई देगा, ऊपर से लेकर नीचे तक के, अगर आपने उसको किसी कंटेनर में रखा है, किसी ग्लास में रखा है ना। नाउ आप बता सकते हैं क्या कि होमोजीनियस ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक के पूरा का पूरा कंटेंट सेम दिखाई दे, डिफरेंट डिफरेंट लेयर ना हो। जबकि हेट्रोजीनियस विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें आप हर एक पॉइंट पर आपको डिफरेंट लेयर दिखेगी। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में अगर शक्कर घोल दिया जाए, है ना, क्या शक्कर घोल दिया जाए ना, उस केस में, शुगर के केस में आपको पानी ऊपर से नीचे तक एक जैसा दिखेगा। बट उसी पानी की ग्लास में, उसी पानी में आप किसको, रेत को या मिट्टी को घोल दीजिए, तो आपको क्या दिखेगा कि नीचे की तली में ज्यादा मिट्टी होगी, ऊपर थोड़ा कलर होगा, और ऊपर का थोड़ा वाटर जो होगा वो एकदम लाइट कलर का होगा, उतना ज्यादा उसमें मिट्टी नहीं मिली होगी, नहीं घुली होगी। ठीक है, उम्मीद है एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ पाए होंगे, है ना। तो सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो सब्सटेंस क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। अब ये दो कौन है, उनको देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो, तो मैं इसको हटाता हूं, ये काम का नहीं था मेरे, एक सेकेंड जस्ट।
सॉल्यूशन किन दो चीजों से मिलकर बनता है? पहले तो मैं वो एक पॉइंट लिख देता हूं, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। किस किस से मिलकर बनता है? तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड solute and another is called solvent। ठीक है, आप तीसरा भी डाल सकते हैं, डजंट मैटर, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मेनली किसी विलयन में आपको दो चीजें दिखेगी। कौन कौन सी? एक सॉल्यूट और एक कौन सा दिखेगा? सॉल्वेंट दिखेगा। सॉल्यूट हिंदी में बोलते हैं इसको विलेय। इट मींस आप अगर विलेय में या विलायक में विलेय को मिला दो तो वो क्या बन जाता है? तो वो बन जाता है विलयन। मींस सॉल्यूशन विलयन दो चीजों से मिलकर बना है, विलेय और विलायक। अब कंडीशन कहानी ये है कि पहचाने कैसे कौन विलेय है कौन विलायक। तो जो सॉल्यूट होता है ये हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है, लेस क्वांटिटी में होता है, और जो सॉल्वेंट है ये हमेशा मोर क्वांटिटी में होता है। कैसे होता है? मोर क्वांटिटी में होता है, मतलब इसकी मात्रा हमेशा कम होगी, इसकी विलेय की, और विलायक की मात्रा हमेशा कैसी होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या है? एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। ओके, नाउ ये जो अमाउंट में इसमें डिसॉल्व कर रहा हूं सॉल्वेंट में, सॉल्यूट को घोल रहा हूं, तो इसको घोलने के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन के टाइप बनते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे आपने हो सकता है कभी जरूरत से ज्यादा घोल दिया, जितने की जरूरत नहीं थी। कई बार ऐसा होता है जरूरत से कम मिला हो, और कई बार ऐसा होता है कि आपने परफेक्ट मिक्सचर बनाया हो। आप एक बेसिक एग्जांपल ले सकते हैं। घर में जैसे अपन क्या बनाते हैं? चाय बनाते हैं। तो चाय कभी मीठी हो जाए, है ना, चाय कभी फीकी हो जाए, या चाय कभी परफेक्ट बने, ये तीनों केसेस होते हैं। तो उस चाय में जो आप शक्कर डाल रहे हो उसके हिसाब से बताया जा रहा है ना। आपके पास टी है, टी में क्या कर रहे हो आप? शुगर ऐड कर रहे हो। ज्यादा डाल दिया तो वो ज्यादा मीठी हो जाएगी, अगर आपने कम डाला है तो फीकी लगेगी। बट अगर एक परफेक्ट रेशियो में डल रहा है वो, तो क्या बनेगा? परफेक्ट मिक्सचर बनेगा। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से, किसके? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो देखिए, फर्स्ट होता है क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तीनों को लिखता हूं मैं एक साथ ताकि आपको समझ में आए। एक होता है कौन सा? सैचुरेटेड, जिसको बोलते हैं संतृप्त। एक होता है अनसैचुरेटेड, जिसको बोलते हैं असंतृप्त। और एक होता है सुपर सैचुरेटेड। जी हाँ, इसको बोलते हैं अति संतृप्त। क्या कहानी है? थोड़ा सा पहले बेसिक समझ ले, फिर चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, और सुपर सैचुरेटेड क्या है। नाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इट मींस कि लेट, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है, उसमें मुझे क्या करना है? 20 ग्राम सॉल्यूट घोलना है। लाइक मेरे पास 100 ग्राम वाटर है और मुझे उसमें 20 ग्राम क्या करना है? शुगर ऐड करना है, शक्कर डालनी है। अगर मैंने 100 ग्राम में 20 ग्राम शुगर ऐड की, शक्कर ऐड की, तो वो परफेक्ट मिक्सचर होगा, सैचुरेटेड होगा, क्योंकि उस 100 ग्राम वाटर को 20 ग्राम शक्कर की नीड है ना। मींस मेरे पास जो सॉल्वेंट का टर्म आ रहा है, देखिए सॉल्वेंट चेंज नहीं होगा। सॉल्वेंट मतलब कौन? विलायक। कितना? 100 ग्राम है। यहां पर भी कितना है? 100 ग्राम है। यहां पर भी कितना है? 100 ग्राम है। ग्राम ही लेते हैं ना, 100 ग्राम। नाउ यहां पर भी कितना है? 100 ग्राम। सॉल्वेंट से छेड़छाड़ नहीं कर रहे,
बट सॉल्यूट की जो मात्रा होगी ये तीनों में डिफरेंट डिफरेंट होगी, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तो अपन तीनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि ये अलग चीज है, ये अलग है, ये अलग है। तो किसको चेंज होना चाहिए? सॉल्यूट को। अब मैं बोल रहा हूं कि जो परफेक्ट मिक्सचर होता है वो ऐसा रहेगा कि 20 ग्राम मुझे क्या मिल जाएगा? सॉल्यूट मिल जाएगा। ओके, और मैं इसमें 100 ग्राम क्या जोड़ दूंगा? सॉल्वेंट जोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये बनेगा परफेक्ट मिक्सचर। अब इस रिक्वायरमेंट को जो पूरा करता है वो सैचुरेटेड है, और जो उससे कम होगा उसको डिफाइन करते हैं। चलिए देखिए, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि अगर आपको 20 ग्राम का सॉल्यूट चाहिए तो ओवरऑल 20 ग्राम का सॉल्यूट आपको मिलेगा। ओके, और आपका सॉल्यूशन जो है वो कितने का बन जाएगा? 120 ग्राम का बन जाएगा। क्या आपका जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कितने का हो जाएगा? 120 ग्राम का हो जाएगा। डन। नाउ अनसैचुरेटेड की मीनिंग ये है कि आपको क्या 100 ग्राम सॉल्वेंट में 20 ग्राम घोलना था, बट आप कितना घोल रहे हो? सिर्फ 10 ग्राम घोल रहे हो। कितना घोल रहे हैं? सिर्फ 10 ग्राम घोल रहे हैं, मतलब आवश्यकता से कम। उसमें 20 ग्राम की रिक्वायरमेंट है बट आप उसको उतना नहीं दे रहे हो, कम दे रहे हो। कम दे रहे हो इसलिए वो कैसा रह जाएगा? असंतृप्त रह जाएगा, सैचुरेटेड होगा नहीं होगा। जब आप सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट करोगे तो सॉल्यूशन के लिए कितना मिलेगा आपको? 110 ग्राम ही मिलेगा, जबकि सॉल्यूशन कितने का होना चाहिए था? 120 ग्राम का होना चाहिए था। नेक्स्ट, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड मतलब इसको बोलते हैं कि इसमें नीड कितने की थी, रिक्वायरमेंट कितनी थी? 20 ग्राम सॉल्यूट चाहिए था, बट आपने क्या किया? ज्यादा डिसॉल्व कर दिया। तो 20 की जगह मैं बोल देता हूं कितना डिसॉल्व कर रहे हैं अपन? 30 ग्राम डिसॉल्व कर रहे हैं। 30 ग्राम, 20 की नीड थी उसको, और 30 ग्राम मैंने घोल दिया, तो कितना हो जाएगा? 130 ग्राम हो जाएगा। इट मींस सॉल्यूशन का जो कंटेंट है कितना हो गया? 130 ग्राम का हो गया। ध्यान से देखिए, सैचुरेटेड में ओके है, 20 ग्राम मिलाया 120 हुआ। अनसैचुरेटेड में कमी दिख रही है, तो आप क्या बोलोगे? सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो रिक्वायरमेंट से कम है, आवश्यकता से कम। इसमें क्या है? आवश्यकता से ज्यादा, सुपर सैचुरेटेड, अति संतृप्त, मतलब नीड जितने की थी उससे ज्यादा घोल दिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा? ज्यादा सॉल्यूशन बना देगा। 130 ग्राम हो रहा है, देखिए आप वहां पे। जनरल केस में कितना है? सैचुरेशन वाले में 120, कमी वाले में 110 बन रहा है, और सुपर सैचुरेटेड मतलब कितना हो गया? 130। ठीक है, आप जनरल वैसे चाय से कंपेयर कर सकते हैं। परफेक्ट शुगर है, 20 ग्राम की नीड थी, 20 ही डाला है तो परफेक्ट बनेगा। इस वाले केस में क्या हो जाएगा? फीकी हो जाएगी, और इसमें ज्यादा हो रहा है मतलब जरूरत से ज्यादा मीठा हो जाएगा। ओके, तो ये तीन टाइप थे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, किसके हिसाब से कि आप सॉल्यूट की कितनी मात्रा उसमें डाल रहे हो, विलेय की कितनी मात्रा उसमें डाली जा रही है। ओके, इसके अकॉर्डिंग ये तीन टाइप थे। नेक्स्ट थिंग, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म। जैसे मैं इसको बोल रहा हूं सॉल्वेंट, 100 ग्राम में मैंने 20 ग्राम घोल दिया, कितना बन गया? 120 ग्राम का सॉल्यूशन बन गया। अब ये जो 120 ग्राम का सॉल्यूशन बना है, मुझे इसमें पता होना चाहिए कितना सॉल्यूट घोला है। तो उस सॉल्यूट का अमाउंट पता करने के लिए, उसका कंसंट्रेशन कितना घोला गया है ये पता करने के लिए मुझे कंसंट्रेशन टर्म पढ़नी पड़ेंगी। उसकी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने से पहले कंसंट्रेशन क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। आप छोटा सा पॉइंट है, उसके बारे में समझते हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है? सांद्रता किसको कहते हैं, है ना? तो सॉल्यूट के अमाउंट के हिसाब से आप सॉल्यूट का जो कंटेंट रहता है ना, कितना घोला गया है, इसके अकॉर्डिंग भी आप सॉल्यूशन को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, एक आइडियल सॉल्यूशन है मेरे पास, अगर मैं उसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा घुलते जाऊंगा, ज्यादा घुलते जाऊंगा, ज्यादा घुलते जाऊंगा, तो वो कंसंट्रेटेड होगा, धीरे 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 उसमें घुलते जा रहा है, तो वो गाढ़ा होता जाएगा। गाढ़ा इट मींस कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। पर अगर किसी सॉल्यूशन में से मैं सॉल्यूट का अमाउंट क्या करूं, बाहर निकालूं, उसमें से विलेय की मात्रा को बाहर निकाला जाए, तो वो कैसा होता जाएगा? पतला होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा।
ओके, तो किसी विलियन में विलेय की मात्रा बढ़ाने पर, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाने पर उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, और उसकी मात्रा कम करेंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा एंड सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट। ओके, तो कंसंट्रेशन को जब कैलकुलेट किया जाता है नॉर्मली, तो क्या लिखते हैं, इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट, या मैं एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो डेफिनेशन के फॉर्म में भी इसको लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा, ऐसे, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हैं या आप 1 लीटर सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, दोनों केस में चलेगा, है ना। मास भी रख सकते हैं, लीटर भी रख सकते हैं। तो क्या लिख रहे हैं अपन, सॉल्यूट के मोल, कितने मोल सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन इक्वल टू, कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पर यहाँ लिख दूंगा क्या, मोल, या मास भी रख सकते हैं आप, ऑफ, बट रिमेंबर सॉल्यूट का रखना, क्योंकि सॉल्यूट ही उसको डिसाइड करेगा किसके रिस्पेक्ट में, तो वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम ले लेंगे अपन, सॉल्यूशन का, यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये हो जाएगा क्या, कंसंट्रेशन। तो इसमें आप जब ऊपर देखोगे तो कंसंट्रेशन टर्म में आपको साफ साफ दिखेगा क्या, कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सॉल्यूट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन तो पूरा बना रहेगा, उसमें किसको बताना है मुझे, सॉल्यूट को। जितना ज्यादा सॉल्यूट में घोलते जाऊंगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना घुलता जाएगा, कंसंट्रेशन उतना ही बढ़ता जाएगा। ओके, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर दूंगा, कि 3 लीटर पानी का सॉल्यूशन बनाया था, अब मैंने उसमें 2 लीटर वाटर और ऐड कर दिया है तो 5 लीटर का हो गया, उस केस में उसका कंसंट्रेशन घटेगा। ओके, क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। आप देखिए जरा, वॉल्यूम नीचे आ रहा है, कंसंट्रेशन ऊपर है। इट मींस अगर मैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो वो किसी तरफ जाएगा, कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट, है ना, तनु मिलियन बनने लगेगा। इसी कंसंट्रेशन की टर्म है कुछ, उनको पढ़ते हैं क्या, इसी कंसंट्रेशन के टर्म है, उनको डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो सांद्रता के पद में किस किस पद में इसको डिफाइन किया जाता है, कौन कौन से टर्म में इसको डिफाइन करते हैं, किस पद में इसको लिखा जाता है, तो उसमें फर्स्ट आता है क्या, पी पी एच। क्या है फर्स्ट, पी पी एच, क्या होता है फुल फॉर्म, पार्ट्स पर 100, क्या, पार्ट्स पर 100, प्रति 100 पर कितने भाग उपस्थित है, पर किसके भाग, सॉल्यूट के। मींस 100 वाले पार्ट में किसी सॉल्यूशन का मैं 100 भाग लूंगा और उस 100 भाग में सॉल्यूट कितना अवेलेबल है उसको देखा जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा वो, पीपीएच, कंसंट्रेशन टर्म, है ना। इन शॉर्ट, कंसंट्रेशन आपको निकालना है किसमें, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, आप यहां लिखोगे क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मोल ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं। और नीचे क्या लिखोगे, यहाँ पे अमाउंट ही लिख देता हूं मैं, मोल थोड़ा अलग लगेगा तो यहाँ अमाउंट ही रख देते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और नीचे क्या रख देंगे अपन, यहाँ पे अमाउंट या मास रख सकते हैं आप, वेट रख सकते हैं, एनीथिंग, सॉल्यूशन इनटू 100 में देख रहे हो ना, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा आपका परसेंटेज निकल कर। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। डन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विलेय का भार, भार के टर्म में, वेट के टर्म में लिखना है तो विलेय का भार हो गया, और नीचे क्या लिख देंगे अपन, विलियन का भार, विलियन का भार इनटू 100%। ठीक है,
इसको प्रतिशतता भी बोलते हैं, परसेंटेज भी बोलते हैं ना, कंसंट्रेशन परसेंटेज। तो कितना हो जाएगा प्रतिशत इसका, कैसे निकालेंगे, नीचे रख देंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अगर लीटर में है तो लीटर में रखिए आप, अगर वेट है उसका तो फिर वेट रख दीजिए, ऊपर मोल है तो मोल लिख दीजिए, अगर उसका वेट गिवन है तो वेट कर दीजिए, ऐसे निकलता है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे रख सकते हैं आप मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर दोगे 100% कर दोगे। ओके, नेक्स्ट क्या होता है इसमें, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास पी पी एम होता है एक, और एक बी होता है। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ओके, अब मिलियन आया तो क्या करूंगा मैं, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, पीपीएम में मुझे शो करना है, डिनोट करना है, तो वही सेम टू सेम यहां लिख दूंगा क्या मैं, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या लिख दिया जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। रिमेंबर दैट सॉल्यूशन नीचे लिखना है, उसको कंपेयर किया जा रहा है सॉल्यूट को किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, इनटू अब कौन है यहाँ 100 नहीं है, अब किसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, मिलियन के। इट मींस उस सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट में कितना सॉल्यूट उपस्थित है, सॉल्यूट का कितना अमाउंट उपस्थित है, तो यहाँ आ जाएगा 10 टू द पावर 6। मिलियन मतलब आप जानते हैं 1 मिलियन मतलब 10 लाख, और 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं। नेक्स्ट टर्म होता है पीपीबी, जैसे मिलियन होता है वैसे ही क्या हो जाएगा, बिलियन भी हो जाएगा। बिलियन के लिए क्या लिखा जाएगा, पीपीबी फॉर पार्ट्स पर बिलियन। ये क्या हो गया, पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन कैसे, पी पी बी इक्वल टू, यहां लिख दूंगा सेम फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कैलकुलेट किया जाएगा, है ना, विलेय का भार या द्रव्यमान किसके रिस्पेक्ट में, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब एक बार सारी चीजें सुन लीजिए, बिलियन का मतलब होता है कितना, 10 टू द पावर 9। देखिए कंसंट्रेशन की जितनी भी बातें हो रही, जिस भी टर्म में कंसंट्रेशन कैलकुलेट हो रहा है, सांद्रता को कैलकुलेट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, सब केस में सॉल्यूट का ही कैलकुलेशन है। आप देखिए ध्यान से, सॉल्यूट ही दिखेगा आपको किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। ओके, क्या इट मींस आपको देखना है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसके रिस्पेक्ट में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। आप क्या बता दोगे उससे, कंसंट्रेशन कितना होगा। ठीक है, तो ये थे कंसंट्रेशन टर्म। अब कभी कभार क्वेश्चन में आपको परसेंटेज निकालने पड़ जाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ परसेंटेज इन कंसंट्रेशन टर्म। देखिए क्या होता है अलग अलग परसेंटेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, मैंने कहीं अमाउंट लिखा, कहीं मास लिखा, है ना, कहीं वॉल्यूम आ गया, तो इन सबको अलग अलग परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। जैसे पीपीएच के पार्ट बोल सकता हूं मैं, क्या है, पीपीएच के पार्ट है। जैसे कि पहले आपसे पूछा जाता है वेट बाय वेट कंसंट्रेशन, किसमें, परसेंटेज में, तो इसको शॉर्ट में बोल दीजिए WT, वेट फॉर WT, है ना, भार भार प्रतिशतता बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, भार भार प्रतिशतता। मीनिंग क्या है भार भार प्रतिशतता की, कि प्रतिशतता मतलब 100, जो बिलियन का 100 भार होगा उसमें विलेय का कितना भार उपस्थित होगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा, यहां लिखूंगा क्या मैं, वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, वेट लिखूंगा क्योंकि वो भार में पूछ रहा है इसलिए। सो फर्स्ट थिंग इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे सेकंड भी भारी बोला है, वेट ही बोला है, तो मैं नीचे भी क्या रख दूंगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन रख दूंगा। तो ये आ गया वेट ऑफ
सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर देंगे 100% कर देंगे, क्योंकि प्रतिशतता चाहिए ना, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डन। अगर आपसे कुछ और पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बता दीजिए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको बोलते हैं क्या, आयतन, आयतन प्रतिशतता। डोंट वरी, मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा, ये सारी नॉर्मल सी चीजें है ना। मैं तो ऐसा बोलता हूं कि इतनी ज्यादा ये भी नहीं है, बट ये बेसिक कहलाता है। अगर आप इसको सीख जाओ तो चैप्टर में कहीं किसी न्यूमेरिकल में किसी जगह इन टर्म का यूज हुआ तो आपको पता रहेगा ये चीजें क्या है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है ना। तो ये बेसिक कहलाते हैं कि आपसे पूछा उसने कि इतने वॉल्यूम में मोल, ये जो सॉल्यूट है उसके कितने वॉल्यूम अवेलेबल है, निकालते आना चाहिए, है ना, उसलिए पढ़ रहे। तो ये सॉल्यूट का हो जाएगा और ये सॉल्यूशन का हो जाएगा। अगेन फॉर्मूला, वॉल्यूम किसका, ऊपर किसको रखा जाता है, आप तो ये देखिए सॉल्यूट को रखा जाता है, तो मैं लिख दूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्या रख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। नीचे किसको रख देंगे, अगेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसको रख दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज निकालना है, फिर से क्या कर दूंगा 100% से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। आसान है, देखिए आप फिर से सॉल्यूट ऊपर आया, बट कौन से टर्म में, वॉल्यूम। अंदर समझिए, जैसे वो आपको बोल रहा है क्या कि आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, कितना 100 ग्राम, तो आपको क्या दे रहा है, वेट दे रहा है। डन। उसमें बोल रहा है वो कि 20 ग्राम सॉल्यूट घोला जाता है, सॉल्यूट का भी क्या दिया उसने, भार दिया, 20 ग्राम मतलब वेट ही तो है, तो वेट दिया। अब आप इसमें बताइए कि जो सॉल्यूट घोला गया उसकी भार प्रतिशतता कितनी है, वेट बाय वेट परसेंटेज कितना है, तो मैंने लिख दिया सॉल्यूट कितना था 20 ग्राम, सॉल्यूशन कितना था 100 ग्राम। परसेंटेज निकालना है तो क्या कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से 100 जाता रहेगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, और कितना परसेंटेज आ जाएगा, तो परसेंटेज आ जाएगा 20%। और आप समझते हैं डायरेक्ट, अगर थोड़ी भी मैथ्स पढ़ी हो तो, कि 100 ग्राम में 20 ग्राम मिला रहे तो 20 ग्राम कितना हो जाएगा उसका, जी हाँ 20%। डन। आसान है। ऐसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या है, आपको बोल रहा है वो कि क्या है, उसके पास 200 ml है, लेट कितना, सॉल्यूशन 200 ml है, और उसमें क्या कर रहा है वो 10 ml सॉल्यूट मिला रहा है। एक विलियन है कितने का, 200 ml का, और उसमें 10 ml क्या मिलाया जा रहा है, सॉल्यूट उस विलियन में मिलाया नहीं जा रहा है, उपस्थित है उस विलियन में 10 ml सॉल्यूट उपस्थित है, तब उसका वेट बाय वेट, सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट होगा। क्यों, क्योंकि मिलीलीटर में क्या होता है, आयतन, ऊपर भी मिलीलीटर है नीचे भी मिलीलीटर है, मिलीलीटर से मिलीलीटर बैलेंस हो जाएगा। परसेंटेज निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो चले गए, 5 काट दो उसको, तो ये आ गया क्या 5%। ऐसे इजी हो जाता है कैलकुलेशन जब आपको चीजें पता होती है। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में इन चीजों का यूज होता है, आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है ना। तो जैसे ये 2 परसेंटेज हुए, अगेन और 2 बनते हैं जिसमें एक वेट होगा, एक वॉल्यूम होगा, दूसरा वेट होगा और पहला वॉल्यूम होगा, ऐसा करके देखते हैं। एक और टर्म, इसको बोल दूं मैं वेट बाय वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको, भार आयतन प्रतिशतता। क्या हो जाएगी ये, भार आयतन प्रतिशतता। कैसे निकलेगी, तो सिंपल है, वेट पहला टर्म किसके लिए होता है, सॉल्यूट के लिए, दूसरा टर्म किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए। तो ये रख दिया मैंने ऊपर क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या रख दिया, वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे रख दूंगा क्या, अब देखिए ध्यान से क्या रखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू किससे, परसेंटेज निकालना है 100% से। देखिए भाई कहानी आ गई फिर से,
बट अब क्या चीज है कि यहाँ पर वेट रखना पड़ेगा और यहाँ पर वॉल्यूम। लास्ट वन, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। समझ में तो आ गया होगा, वॉल्यूम ऊपर जाएगा और वेट नीचे जाएगा। जी हाँ, इतनी बार लिख चुके हैं कि अब आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आ जाएगा क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन, इनटू क्या कर दूंगा मैं, 100% कर दूंगा। सेम जैसे वो दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। इजी है, तो एक बार आप ये टर्म को पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा सारी चीजें, है ना। क्या है बेसिक जो है वो, रिमेंबर दैट सॉल्यूट कहां आता है, ऊपर आता है, और पहला टर्म इसमें जो लिखा जाता है वो किसके लिए होता है, सॉल्यूट के लिए होता है। ठीक है, सेकंड टर्म किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए होता है। तो देखिए वॉल्यूम आया तो वॉल्यूम नीचे, पहले वेट आया तो वेट ऊपर। ओके, थिंग इज कि फर्स्ट टर्म फॉर सॉल्यूट एंड सेकंड टर्म फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। ओके, दैट्स ऑल। ये थे कुछ परसेंटेज के टर्म। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। काम के हैं परसेंटेज टर्म, ऐसा नहीं कि कुछ भी है, बहुत ज्यादा काम के हैं, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे वो। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, सॉल्यूशन देख लिया, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। उसके बाद अगर मैंने सॉल्यूट को परफेक्ट नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलाया है तो वो सैचुरेटेड होगा। ठीक है, कम मिलाया अनसैचुरेटेड हो जाएगा, ज्यादा मिला दिया सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। फिर मुझे क्या कंसंट्रेशन बताना था कि मैं मिला रहा हूं तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन रहा है। कंसंट्रेशन कैसे बताऊंगा, तो सॉल्यूशन में देखूंगा कितना अमाउंट अवेलेबल है सॉल्यूट का। ठीक है, विलयन में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है ये मैं देखूंगा। ठीक है, उससे मुझे पता चलेगा कंसंट्रेशन। अब पता तो चल गया कंसंट्रेशन, पर इसको बताया किस में जाए, तो सॉल्यूशन बहुत कम है तो पार्ट लिए जा सकते हैं अलग अलग। जैसे मुझे 100 पार्ट पे बताना है तो पीपीएच बता दिया, मुझे अगर मिलियन पार्ट में बताना है तो मुझे पीपीएम यूज करना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा है ना, सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम हो गई है, सॉल्यूशन उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा बन रहा है, तो किस केस में बताना पड़ेगा, मिलियन केस में बताना पड़ेगा, मिलियन पार्ट पर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। ज्यादातर तो परसेंटेज यूज होता है पीपीएच, तो पीपीएच के कैलकुलेशन ज्यादा बनने चाहिए। बट एक दो बार एग्जाम में ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पीपीएम क्या होता है, पीपीबी क्या होता है। तो पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में सॉल्यूट के कितने पार्ट्स है, पार्ट्स पर बिलियन, 1 बिलियन सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने पार्ट्स अवेलेबल है। उसके बाद आ जाता है परसेंटेज कैलकुलेशन, तो ये परसेंटेज कैलकुलेशन आपको बता दिया, इस तरीके से पीपीएच को कैलकुलेट करते हैं। याद रखने वाली बात ये है, सॉल्यूट ऊपर आएगा और सॉल्यूशन कहां आएगा, नीचे आएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज्यादा काम का है ये, अभी भी इंपॉर्टेंट है और आगे जब आप राउल्ट के नियम को पढ़ोगे तब भी काम में आएगा, कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसको मोल प्रभाज। क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, तो लेट कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है ना, और उस सॉल्यूशन को मैंने कैसे बनाया है, तो दो चीजों को मिलाकर बनाया है। सो फर्स्ट थिंग, लेट कि फर्स्ट थिंग क्या है, ए है, और जो दूसरी चीज है वो कौन सी है, बी है। ए और बी को मिलाकर मैं क्या कर रहा हूं, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा हूं। आप बोल सकते हैं ए को सॉल्यूट बोल सकते हैं, बी को सॉल्वेंट बोल सकते हैं, या ए को सॉल्वेंट बोल दो, बी को सॉल्यूट बोल दो, एनीथिंग आपकी जो मर्जी। या मैं बोल देता हूं मेरे पास दो सॉल्यूट ही थे जिनको मिलाकर मैंने क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया है। एक विलियन में दो सॉल्यूट के पार्टिकल्स अवेलेबल है।
तो जो A के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उनको मैं क्या लिखूंगा, जो A के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उनको मैं लिखूंगा Na, और जो B के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उनको क्या लिखूंगा मैं, B, Nb। Na नंबर ऑफ मोल ऑफ A और Nb नंबर ऑफ मोल ऑफ B। दोनों सॉल्यूट भी हो सकते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि बताइए दिए गए विलयन में किसी एक का, ए का पूछ रहा होगा या बी का पूछ रहा होगा या दोनों का पूछ लेगा, मोल फ्रैक्शन कितना है, मोल प्रभाज मींस मोल फ्रैक्शन क्या बताता है, उस पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन में, पूर्ण विलयन में उस विलेय के कितने मोल उपस्थित है, क्या बताता है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन, ठीक है। दिए गए विलयन में विलेय के कितने मोल उपस्थित है, कौन से विलेय के, जिसकी वो बात करेगा उसकी, ठीक है। तो दो चीजें हैं, दोनों के हिसाब से मेरे पास दो बार फॉर्मूले बनने चाहिए, जी हाँ। तो मैं बोलूंगा क्या, ए का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, किससे डिनोट करते हैं, जेटा से डिनोट करते हैं, एक्स जैसे बनता है, अगर आप जेटा नहीं बना पा रहे तो एक्स बना सकते हैं, ए के लिए कैलकुलेशन हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं, किसका, ए का मोल प्रभाज निकाल रहा हूं, तो मुझे ऊपर किसको रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स किसके रखना पड़ेगा, ए के, और किसके कंपैरिजन में निकल रहा है, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, जबकि सॉल्यूशन बना कैसे है, इन दोनों के मिलने पर, तो जो सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल आएंगे वो क्या हो जाएंगे, Na प्लस क्या हो जाएगा, Nb हो जाएगा। तो सॉल्यूट कौन सा, A, क्योंकि मुझे A का पूछा गया था इसलिए मैंने A रख दिया ऊपर, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं मैं निकाल रहा हूं सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो नीचे क्या आ जाएगा, Na प्लस Nb, ओके। सेम फॉर्मूला B के लिए भी आ जाएगा, B का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ओके, जेटा B इक्वल टू, अब B का कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऊपर कौन आ जाएगा, B आ जाएगा, नीचे फिर से सॉल्यूशन Na Nb, सॉल्यूट, और नीचे क्या आ गया है, सॉल्यूशन आ गया है, जी हाँ। देखिए बिल्कुल आसान है, जेटा है, ए के लिए निकाल लिया, जेटा बी के लिए, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब कंडीशन ये आती है कि जो जेटा ए और जेटा बी है, किसी भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए जेटा ए और जेटा बी दोनों के मोल फ्रैक्शन मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। इट मींस सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कौन सा, जेटा ए प्लस जेटा बी इक्वल टू 1, ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। और अगर वो सॉल्यूशन प्योर है, क्या बोला मैंने, वो सॉल्यूशन प्योर है, उसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं मिलाया गया है, तब उसके पास एक ही चीज होगी, या तो A प्रेजेंट होगा कि वो A का सॉल्यूशन है, या तो फिर वो B प्रेजेंट होगा, उसमें B का सॉल्यूशन बनेगा। मींस प्योर का केस क्या होता है, प्योर जिसमें कोई दूसरा ना हो, सॉल्यूशन में तो मिक्सचर बन रहा है, एक A और एक B है, पर कई बार ऐसे ये आते हैं टर्म, जब क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन में ये टर्म यूज होता है कि प्योर सॉल्यूशन है मेरे पास। अब प्योर सॉल्यूशन है तो उसमें 100% किसी एक ही का कंटेंट रहेगा, तो प्योर के लिए मैं बोल सकता हूं, प्योर सॉल्यूशन आया मेरे पास तो मैं ये बोलूंगा कि प्योर अगर A का विलयन है तो जेटा A इक्वल टू 1 हो जाएगा, और अगर B का सॉल्यूशन है तो जेटा B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। A का ये है तो A आ जाएगा और B का है तो B आ जाएगा, डन, जी हाँ।
यहां से क्या कर सकता हूं मैं डायरेक्ट, अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन पता होगा तो मैं बी का बता सकता हूं। जैसे मैंने कैलकुलेट किया, फॉर एग्जांपल आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है ना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। फॉर एग्जांपल मुझे वो बोल रहा है कि ए को घोला जाता है सॉल्यूशन में तो ए का मोल फ्रैक्शन 0.3 आता है। कितना आता है? ए का मोल फ्रैक्शन 0.3 आता है। तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो मैं इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा और उसको बी को उस तरफ पहुंचा दूंगा। तो जेटा ए इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1 माइनस जेटा बी बन जाएगा। इट मींस क्या, एक में से कितना घट जाएगा? 0.3 घट जाएगा। कितना बचेगा? 0.7। अगर सेकंड वाले का मोल फ्रैक्शन 0.3 था तो पहले वाले का कितना होगा? 0.7 होगा। बहुत सिंपल है, आसान, इजीली कर सकते हैं। चलिए एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं उसमें फटाफट से। कहानी क्या है, कैसे सॉल्व होता है? बिल्कुल आसान है। लेट, मान लीजिए मेरे पास दो सॉल्यूट प्रेजेंट है ए एंड बी। तो वो बोल रहा है क्या, किसी सॉल्यूशन में, किसी विलियन में ए के 2 मोल तथा बी के 3 मोल मिलाए जाते हैं या घोले जाते हैं? मिलाए जाते हैं। तब ए तथा बी का मूल प्रभाज क्रमशः होगा। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा टाइम लग गया, सॉरी फॉर दैट। समझिए, ए और बी को सर्कल इसलिए किया कि ए और बी की जगह कोई भी दो सॉल्यूट आपके पास प्रेजेंट हो सकते हैं। HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, NaOH हो सकता है, HNO3 हो सकता है, एल्केन, है ना, कुछ भी हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, XYZ, कुछ भी दो सॉल्यूट दे सकता है, इसलिए उनको ब्रैकेट में कर दिया। उनकी जगह कोई कंपाउंड आ जाएगा। क्या करना है मुझे? तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में पढ़ूंगा मैं और क्या देखूंगा कि ए के कितने मोल है? 2 मोल है। तो मैं वैल्यू निकाल लूंगा, Na इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। सेम आगे बढ़ूंगा, बी के कितने मोल है? 3 मोल है। तो मेरे पास Nb की वैल्यू भी आ गई, कितने? 3 मोल। ओके, अब क्या पूछा जा रहा है मेरे से? ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली, दोनों का पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं लगा दूं क्या? जेटा ए। क्या लगा दिया मैंने? जेटा ए। जेटा ए से क्या पता चल जाएगा? पहले वाले का। फिर क्या करूंगा मैं? उसको 1 में से माइनस कर दूंगा, दूसरा आ जाएगा। देखिए जेटा ए इक्वल टू क्या होता है? ए का निकाल रहे हो तो ऊपर ए को रखिए और नीचे पूरे सॉल्यूशन का। पूरे सॉल्यूशन का मतलब दोनों को जोड़ दीजिए। तो जेटा ए इक्वल टू एन ए, कितना है? 2 है, तो यहां रख दिया मैंने 2। नीचे क्या आ जाएगा? Na प्लस एन बी। Na प्लस एन बी आया, मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? जेटा ए इक्वल टू 2/5, जेटा ए इक्वल टू 0.4। ये आ गया मोल फ्रैक्शन, कितना? 0.4। ए का मोल फ्रैक्शन 0.4 है, तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या बोलूंगा मैं? दूसरा क्या हो जाएगा? जेटा बी। आप उसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जी हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, पर इसमें थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। 3 और 2 प्लस 3 करोगे। 3 क्यों रखा? बिकॉज सेकंड जो मिलाया था उसके कितने मोल थे? 3 मोल थे। तो ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 5, डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 0.6। अब आप जोड़कर देख लीजिए, आंसर क्रॉस चेक करना है तो 0.4 प्लस 0.6 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, यहां तक कोई समस्या नहीं, बहुत ही आसान है।
या मैं आपको बोल रहा था कि जब आपने जेटा ए कैलकुलेट कर लिया था तो आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जेटा ए प्लस जेटा बी इक्वल टू क्या होने वाला है 1। अब मुझे पता चल गया है कि जेटा ए 0.4 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जेटा ए इक्वल टू जेटा बी को उस तरफ ले जाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस, सॉरी जेटा बी निकालना है ना मुझे, कोई ना, जेटा बी को जहां का वहां छोड़ो, जेटा ए को पहुंचा दो उधर। नाउ नेक्स्ट 1 माइनस जेटा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.4 हो जाएगी, और 1 में से 0.4 गया तो कितना बचेगा, 0.6। इससे भी वही आता है और इससे भी वही आता है ना। तो इजी है, बस याद रखने की जरूरत क्या है कि दोनों का सम 1 होना चाहिए। आप जब भी आंसर कैलकुलेट कर रहे हो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले, इतना ज्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट से हो जाता है, बस आप एक बार जोड़कर तो देखें, 0.6 0.4 इक्वल टू 1। ओके क्या? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास मोल डायरेक्ट गिवन नहीं होते हैं। क्या आपके पास मोल डायरेक्ट गिवन नहीं होते हैं? उस केस में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन है कि वह ऐसे बोल रहा है कि 80 ग्राम NaOH and 72 ग्राम HCl are dissolved in solution, in a solution। ठीक है, क्या कर दिया, 80 ग्राम NaOH और 72 ग्राम HCl को क्या कर दिया, किसी एक विलियन में मिला दिया जाता है, घोल दिया जाता है। या आप H2SO4 भी ले सकते हैं, अगर ये वाला नहीं जम रहा है तो H2SO4 HCl की कहानी ठीक ठाक जम जाएगी। यहाँ 98 ग्राम लिख देते हैं, 98 ग्राम H2SO4 and 72 gram of HCl are dissolved in a solution. Then the mole fraction of H2SO4, किसी एक का भी पूछ सकता है या दोनों का पूछ सकता है, तो H2SO4 and HCl are respectively, दोनों का बताना है। ठीक है, एक का निकाले दोनों का निकाले एक ही बात होती है। तो यहां देखिए यहाँ मोल नहीं दिए हैं आपको, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको मोल दिख रहे हैं क्या, नहीं, वो जो दिया गया है वो क्या है, उनका गिवन मास है। तो आपने 11th क्लास में केमिकल अर्थमेटिक पढ़ा होगा जिसमें आपको नंबर ऑफ मोल निकालना सिखाया गया होगा। जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफी सारे क्वेश्चन इस चीज की वजह से अटक जाते हैं। छोटी सी चीज है, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, वाई में पढ़ा होगा आपने, बहुत आसान है नंबर ऑफ मोल निकालना। कुछ नहीं करना है आपको, गिवन मास रखना है, ऊपर जो भी कंपाउंड है उसका गिवन मास रखेंगे अपन। तो ये जो क्वेश्चन में दिया होता है वो क्या होता है, गिवन मास होता है। और मोल निकाल रहे हैं तो नीचे मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास रख देंगे। ठीक है, थोड़ा इधर कर देते हैं, आपको शायद दिखे ना। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। फाइनली क्या करूंगा मैं, देखूंगा मेरे पास गिवन मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, उन दोनों को रखूंगा और उसके बाद नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद वही पुराने फॉर्मूले। सो फर्स्ट किसका कैलकुलेशन कर ले अपन, H2SO4 का कर लेते हैं। H2SO4 कितना ग्राम है, इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, तो इसको A मान लेते हैं ना, लेट कि A इज द H2SO4। तो Na इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, गिवन मास 98 है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ऑल्सो 98, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है,
कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 98। सो मॉलिक्यूलर मास भी कितना हो गया 98 हो गया। यहां रख दूंगा मैं वापस से 98 ग्राम, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और बच जाएगा कितना 1। इट मींस H2SO4 का कितना मोल बोला है 1 मोल। ये मोल ही तो चाहिए था मुझे, अगर मोल मिल जाएगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग किसकी बारी है HCl। ठीक है, तो मान लीजिए HCl कौन है, B is the HCl। नाउ B HCl हुआ तो इसको मैं NB मान लेता हूं। गिवन मास बताइए HCl का कितना है 72 ग्राम। ये लिख दिया मैंने 72 ग्राम। नीचे मॉलिक्यूलर मास तो फिर से हाइड्रोजन का कितना 1 और क्लोरीन का कितना 35 और 1 कितना हो जाएगा 36, तो ये आ गया 36 ग्राम। कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, तो नंबर ऑफ मोल किसके HCl के कितने आ गए 2 आ गए। अब सिंपल सा फॉर्मूला कौन सा zeta A इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ A अपॉन Na प्लस Nb। A मतलब H2SO4, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा H2SO4 का देखिए कितना आया है 1 और नीचे क्या लिखा है Na प्लस Nb मतलब पूरे सॉल्यूशन का 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना 1/3 zeta A कितना आ गया 1/3। अगर इसको सॉल्व करके लिखा जाए तो कितना हो जाएगा 3.33। ओके, ये आ गया क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब आपको शॉर्टकट बताया था और शॉर्टकट क्या था कि आपको B निकालना है तो आप एक में से सीधा इसको घटा दीजिए, किसको मोल फ्रैक्शन ऑफ A को। तो 3.33 अगर मैं घटाता हूं एक में से तो कितना बचेगा मेरे पास 6.6 बोले 6 होता है, बट आपको पता है इधर का एक पॉइंट नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि 5 से छोटा नंबर है, जबकि 6 में 6 आ रहा है 5 से बड़ा आ रहा है तो उसको 6 लिखा जा सकता है। अब जब आप इन दोनों नंबर का सम करोगे किसका किसका zeta A का और zeta B का सम करोगे तो आपको वापस से क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। इट मींस यू आर करेक्ट, है ना, आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा एग्जैक्ट होगा, सही होगा। तो ये था मोल कैलकुलेशन, मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन, जिसमें मोल कैलकुलेशन भी किया है हमने। देखिए जरा ये क्या है मोल का ही कैलकुलेशन है जो बेसिक होता है मोल कैलकुलेशन। अगर आपको चाहिए तो मैं मोल कैलकुलेशन पे एक वीडियो एक्स्ट्रा बना के दे दूंगा, वाई में भी बता दूंगा, मोल कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी बता दूंगा। बट फिलहाल कहानी ये है कि क्या आपको मोल फ्रैक्शन निकालना आ रहा है। आसान है, बस थोड़ा याद रखिएगा, जिसको कैलकुलेट करना है उसको ऊपर रखेंगे, नीचे पूरे सॉल्यूशन का। हाँ ये भी हो सकता है, चलिए आए हैं इस बात पे तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपके पास 3 सॉल्यूट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं 2 ही चीजें हो, 3 भी हो सकती है। तो 3 के केस में क्या बनेगा zeta A इक्वल टू, अगेन जिसको निकाल रहे हो उसको ऊपर रख दो, 3 है तो Na प्लस Nb प्लस Nc, C फॉर थर्ड वन। 2 तो आता था आपको, तीसरा ऐसे ही करना है, जस्ट जोड़ देना है। zeta B क्या होगा, zeta B के लिए बस Nb को ऊपर कर दो, नीचे वही Na प्लस Nb प्लस Nc। ऐसा नहीं कि रुक जाओ वहां पे, हमें तो आता ही नहीं तीसरा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाए। क्या कहानी थी, जिसको कैलकुलेट किया जा रहा है उसके मोल कितने हैं तो उसके मोल बताने हैं तो उसको ऊपर रख दो। अब किसके रिस्पेक्ट में बताने हैं, तो मेरे पास 3 मिले हुए हैं तो मैं 3 के रिस्पेक्ट में बताऊंगा, 2 मिले हैं तो 2 के रिस्पेक्ट में बताया जाएगा। आसान है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगता है, थोड़ा सा दिमाग लगता है, बस बाकी कुछ नहीं। तो ये थी जनरल चीजें सॉल्यूशन में जो आपको कैलकुलेट करते आनी चाहिए। इसके बाद आपका सॉल्यूशन चैप्टर बहुत इजी हो जाता है और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है ऐसा कुछ कि रह गया है तो प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन सीट आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन सीट में सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे, बेसिक से हाई लेवल के, तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, पढ़िए, समझिए, अगर कुछ रह गया है तो, है ना।
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चैप्टर की जो आगे की चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोलारिटी है ना, मोलालिटी है, मोलरता है, मोललता है, नॉर्मेलिटी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उन सब के साथ समझेंगे अच्छे से, है ना। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।